नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पूरे छत्तीसगढ़ की खबर आप तक पहुंचाएंगे और शुरुआत सबसे पहले राजधानी रायपुर की खबर से करते हैं, जहां आपको बता दें कि भिलाईगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक होने जा रही है। बता दें कि भिलाईगढ़ में सीएम बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो दोपहर 12 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। शाम 4 बजे पाटन के जामराव गांव जाएंगे सीएम भूपेश बघेल। जामराव में गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने निकल कर आ रही है रायपुर से, जहां बताया जा रहा है कि भिलाईगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की समीक्षा बैठक होने वाली है। भिलाईगढ़ में सीएम बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे और वहीं कई विकास कार्यों का आज शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो दोपहर 12 बजे रायपुर लौटेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, अब तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त ये बड़ी जानकारी रायपुर से सामने निकल कर आ रही है। तो भिलाईगढ़ में सीएम भूपेश बघेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे और समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं, और जिसके बाद बताया जा रहा है कि कई विकास कार्य हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा किशोरवानी हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, बताया जा रहा है कि भिलाईगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की आज समीक्षा बैठक होने वाली है, जिसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी वो संबोधित करेंगे और कई विकास कार्य हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सबसे पहले तो आज का पूरा उनका क्या कुछ शेड्यूल है, अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल बलौदाबाजार जिले और सारंगढ़ जिले के दौरे पर थे और उन्होंने दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र को जो है वो आम जनता को संबोधित किया है, आम जनता से भेंट मुलाकात किया है। और उसके बाद आज ये जो समीक्षा बैठक है उस भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिहाज से जो है वो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि समीक्षा बैठक में उन जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम से जो आम जनताओं की समस्याएं प्राप्त हुई हैं, जिन योजनाओं का आम जनताओं को लाभ नहीं मिला है, उसकी समीक्षा के तौर पर आज जो है सीएम बघेल अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हैं और तमाम विभाग से जुड़े अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। सुबह 10 बजे भिलाईगढ़ में ये बैठक जो है वो रखी गई है और बलौदाबाजार जिले के सोनाखान में भेंट मुलाकात था और दूसरा जो है भिलाईगढ़ के सरसीमा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम था। और इन दोनों ही जगहों में सीएम बघेल ने कई करोड़ों की विकास कार्यों की सौगात दी है। तो उसी का आज भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य भी ठीक अधिकारियों की समीक्षा बैठक के बाद करते नजर आएंगे। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में जो विकास कार्यों की सौगात सीएम बघेल ने दी है उसमें स्कूल भवन, सामाजिक भवन का जो है उल्लेख यहाँ पर किया गया है, उसकी सौगात जो है वो सीएम देते नजर आएंगे। तो उसी का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य ठीक समीक्षा बैठक के बाद जो है वो किया जाएगा। और इसी तहत से इनका जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो पिछले मई माह से चला आ रहा है और 60 से भी अधिक विधानसभा क्षेत्रों में सीएम बघेल ने अपने आम जनता से सीधे रूबरू हुए हैं। कल भी जो है इन दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में सीधे आम जनता से उनकी समस्याएं सुन रहे थे और उनकी तकलीफों जो है दूर करने का तुरंत ही ऑन द स्पॉट वो फैसला लेने का काम कर रहे थे। तो इस पूरे मायने में विधानसभा क्षेत्रों के दौरे के बाद अधिकारियों की समीक्षा बैठक बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अधिकारियों की समीक्षा बैठक में सीएम बघेल किस तरीके के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। उसके बाद जो है वो प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे और इसमें जो है वो पूरे दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों की ब्रीफिंग करेंगे और अधिकारियों बिल्कुल नेहा, और ये देखना काफी महत्वपूर्ण भी होगा कि बैठक के बाद, समीक्षा बैठक के बाद सीएम क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं। ठीक है नेहा, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है राजधानी रायपुर से, जहां बता दें कि 22 दिसंबर को एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बता दें कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पूरी करने की मांग की जा रही है। 22 दिसंबर को धरना की चेतावनी दी गई है। तो 4 साल बाद भी पूरी नहीं हो सकी एसआई की भर्ती परीक्षा, जिसको लेकर के प्रदर्शन देखने को मिलेगा 22 दिसंबर को। तो बता दें कि पिछले 5 महीने से प्रारंभिक परीक्षा के इंतजार में प्रतिभागी नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं, अब बड़ी अपडेट इस बीच आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से सामने आ रही है और जल्द जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी हुई है। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, 22 दिसंबर को एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। प्रदर्शन की, धरना की यहाँ पर चेतावनी दी जा रही है। क्या कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है इसको लेकर के? बिल्कुल देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से 70,000
ऐसे विद्यार्थी हैं जो एसआई भर्ती के लिए पात्र हैं और पिछले 4 साल से ये एसआई की भर्ती रुकी हुई है। सरकार की तरफ से इस पर एसआई भर्ती को लेकर के कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं देखा जा रहा है और पिछले 4 सालों से ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग जिलों में कर रहे हैं। इसके पहले भी जो है इनका जो बड़ा प्रदर्शन है वो राजधानी रायपुर में देखा गया था, जहाँ पर करीब हज़ारों लोग जो है, हज़ारों अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठे हुए थे और काली पट्टी और काले कपड़े पहनकर इसका विरोध किए थे। और इसी बीच 2020 और 21 में जो सीजीपीएससी की परीक्षा है, राज्य वन सेवा की परीक्षा है, एएसआई की परीक्षा है, ये तमाम जो भर्ती परीक्षा है, व्यापम की परीक्षा है, ये सारी चीज़ें हो गई और इनकी प्रक्रिया भी जो है अब वो आगे बढ़ने लगी है। लेकिन एसआई भर्ती की परीक्षा पिछले 4 सालों से रुकी हुई है और बहुत लंबे समय के बाद जो है इसकी परीक्षा की तिथि जो है वो निकाली गई थी। बीते 6 नवंबर को ये परीक्षा होना था, लेकिन फिर भी किसी कारणों का हवाला देते हुए इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। तो इसको लेकर के अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के पूरा आक्रोश है और ये जो परीक्षा होती है उसके बाद 4 अलग अलग स्टेप से जो है अभ्यर्थियों को गुजरना होता है। तो इसका भी इंतजार है कि जब प्रारंभिक परीक्षाएं हो जाएगी तब जाकर के आगे की परीक्षाएं जो है अभ्यर्थी दे पाएंगे, तब जाके आगे निकल पाएंगे। तो ये पूरा 2 साल का प्रोसेस होता है, एक तरफ लेट लतीफी और दूसरी तरफ आने वाले समय का 2 साल का जो प्रोसेस है उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में आक्रोश है और इसको लेकर के फिर से एक बड़ा आंदोलन 22 दिसंबर यानी कि कल राजधानी रायपुर में देखा जाएगा, जहां पे हजारों अभ्यर्थी जो है पूरे प्रदेश भर से आएंगे और इकट्ठे होंगे और इस बात का विरोध करेंगे। जी ठीक है नेहा, ठीक है, बने रहिए, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी रायपुर से सामने आ रही है, जहां बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना 0 आंकड़े पर पहुंच चुका है। बता दें कि प्रदेश में एक भी एक्टिव मरीज यहां पर नहीं है। पिछले 7 दिनों में एक भी नया मरीज नहीं मिला है। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में बता दें कि कोरोना का जो आंकड़ा है वो 0 पर अब आकर लटक चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश में एक भी एक्टिव मरीज फिलहाल अब नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 7 दिनों में एक भी नया मरीज यहां पर नहीं मिला है। अस्पताल और होम आइसोलेशन के सभी मरीज जो है उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नेहा हमारे साथ बनी है। नेहा का एक बार फिर से रुख करेंगे। नेहा, छत्तीसगढ़ में कोरोना के जो आंकड़े हैं अब वो 0 पर आ चुका है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में अब एक भी एक्टिव मरीज नहीं नजर आ रहे हैं। जमीनी हकीकत क्या कहती है नेहा? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की ज़मीनी हकीकत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी के तौर पे देखा जा सकता है कि कोरोना को लेकर के लोगों में अब कोई भय नहीं है, कोई मरीज नहीं आ रहे हैं, ना ही किसी भी अस्पताल में कोई एक्टिव मरीज है। राजधानी रायपुर की यदि मैं बात करती हूँ तो बीते कई समय से यहाँ पर जो है 0 मरीज मिल रहे थे, लेकिन कुछ एक्टिव मरीजों की संख्या यहाँ पर बरकरार बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं एक डर जो है वो लोगों में बना हुआ था। लेकिन अब ये एक लोगों के लिए खास तौर से अच्छी खबर ये माना जा सकता है कि अब जो है एक्टिव मरीज भी नहीं है, यानी कि पूरा कोरोना का प्रतिशत पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 0 माना गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी भी जो है वो जगह जगह बूस्टर डोज की जो इंतजाम है वो किए गए हैं। रेलवे स्टेशन में भी अगर हम यहाँ चले जाएं कहीं ना कहीं तो बूस्टर डोज लग रहे होते हैं। किसी कुछ खास प्रोग्राम में भी अभी तक जो है वो सरकार जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पूरी पहल जो है अब की जा रही है। फिलहाल कोरोना के कोई प्रोटोकॉल अब कहीं पर भी लागू नहीं होते हैं। प्रोटोकॉल भी पूरी तरह से 0 हो गए हैं। कोई भी सामाजिक कार्यक्रम हो, बड़े आयोजन हो, हर जगह जो है ये सारी चीज़ें 0 ही नज़र आ रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये काफ़ी जो है वो अच्छी खबर के तौर पे इसे देखा जा सकता है। जी ठीक है नेहा, बने रहिएगा, आगे भी लगातार अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है रायपुर से, राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि अब छत्तीसगढ़ में दहाड़ेंगे मध्य प्रदेश के बाघ। 4 मादा 3 नर बाघ एमपी से लाए जाएंगे छत्तीसगढ़। तो बाघों की संख्या 4 गुना करने का सरकार का ये लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ में 40 से घटकर 19 हो गई है बाघों की संख्या। तो बाघों को अचानकमार टाइगर रिजर्व में यहां पर रखा जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देखिए सामने निकल कर आ रही है। कहा जा रहा है कि अब छत्तीसगढ़ से हमारे पास परिस्थितियां अनुकूल है। बहुत सारे गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहें, अचानकमार कहें, बारनवा पारा कहें, तो बहुत सारे थे। बस्तर में हमारे कांगेर वैली है, ये ऐसे हैं जहाँ इनके लिए अनुकूल वातावरण है। लेकिन हमारे पास टाइगर पहले 46 थे, वो घट गए। तो जिन राज्यों में अधिक है वहाँ से हम लोग मांग करेंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र में भी अभी
जगह छोटी है, भाग ज़्यादा हो गए हैं, वो कभी कभी छत्तीसगढ़ भी भ्रमण को आ जाते हैं। तो यदि उनसे मिल जाए तो निश्चित रूप। रायपुर में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए कवायद जारी है। निर्माणाधीन रामनगर ओवरब्रिज और गोगांव अंडरब्रिज का काम करीब पूरा हो चुका है। ब्रिज की रंगाई पुताई का काम तेजी से जारी है। वहीं नए साल में अंडरब्रिज और ओवरब्रिज के लोकार्पण प्रस्तावित है। गोगांव अंडरब्रिज का काम 6 सालों से जारी है। हालांकि कोरोना की वजह से 2 साल काम रुका रहा। वहीं रामनगर ओवरब्रिज का निर्माण 2 सालों से जारी है। ब्रिज के चालू होने से लोगों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी। बहुत भीड़ हो जा रही है रात शाम को। चालू हो जाएगा जनवरी में, और जब चालू हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा ये रहेगा, राहत मिलेगी। आपकी दुकान ठीक सामने है, किस तरह से लगता है पूरा जाम होता है? तो जाम तो होता है उस टाइम पे, शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा लगता है। शाम को और सुबह जब लेबर लोग रहते हैं उस टाइम पे भी बहुत जाम रहता है, मतलब ऑफिस टाइम पे। हाँ बहुत, तो उससे अभी तो और एक महीना लेट ही हुई गया उस डेट से। जल्दी बन जाए ठीक रहेगा। तो बहुत प्रॉब्लम होता है। अभी सुबह जब पूरा मार धार यहाँ पे जाम होता है रोड, उधर से निकलते यही लड़ाई चालू कर देते हैं कि मेरे गाड़ी को ठोक दिया तो ये हो गया तो वो हो गया तो ऐसा नहीं, साल से ज़्यादा हो गया है, 6 साल के आसपास, 6 साल हो गए, 5 साल। अभी ये ओवरब्रिज बन जाएगा तो कितना राहत मिलेगा लोगों को? मिलेगा, बहुत राहत मिलेगा। 2 हो जाएगा ना, यहाँ अंडर ब्रिज भी हो जाएगा, ये ओवरब्रिज भी हो जाएगा, मिलेगा राहत। अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि नीट क्वालिफाइड दिव्यांग एक छात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शासन को आदेश देते हुए कहा कि छात्रा को दिव्यांग कोटा से एडमिशन दिया जाए। दरअसल बीते दिनों नीट क्वालिफाइड छात्रा अंजलि सोनकर को काउंसलिंग के दौरान ऊपरी अंग में अपंगता बताकर उसे एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था, जिससे आहत होकर छात्रा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। छात्रा ने काउंसलिंग के दौरान उसे एडमिशन के लिए अयोग्य घोषित करने को चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ चिकित्सा दंत चिकित्सा एवं भौतिक चिकित्सा स्नातक प्रवेश नियम 2018 के नियम 5(2)(b) को रद्द कर दिया। इस नियम में ऊपरी अपंगता के कारण प्रवेश न देने का जिक्र किया गया है। अंजलि वर्ष 2013 में इलेक्ट्रिक शॉक की शिकार हो गई थी। जस्टिस गौतम भदूड़ी के डिवीजन बेंच के इस निर्णय को दिव्यांगता के शिकार छात्र छात्राओं के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बिलासपुर में वंदे भारत ट्रेन सेवा पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रेन से ज्यादा किराए की वजह से नहीं मिल रहे हैं यात्री। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन के ज्यादातर बर्थ खाली नजर आ रहे हैं। खाली बर्थ पर कमर्शियल विभाग और बोर्ड की नजर है। बता दें कि बिलासपुर से नागपुर के बीच शुरू की गई ट्रेन सेवा वंदे भारत का किराया सामान्य से 2 से 3 गुना महंगा बताया जा रहा है। दो 2015 में रेल बजट में इसकी घोषणा की गई थी कि जो देश में चुनिंदा कॉरिडोर जो 160 किलोमीटर के लिए तैयार किए जाएंगे उसमें बिलासपुर और नागपुर भी रहेगा। आज 7 साल बाद रेलवे उस कॉरिडोर को 160 छोड़िए पूरा 130 बनाने में भी नाकामयाब रही है और केवल दिखाने के लिए झुनझुने के रूप में ये वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 411 किलोमीटर बिलासपुर से नागपुर की दूरी है। इसको तय करने में 5 घंटे 30 मिनट वंदे भारत एक्सप्रेस ले रही है। वर्तमान में दुरंतो 5 घंटे 40 मिनट में आ रही है, तो फिर इतना शोर शराबा क्यों, इतना तमाशा क्यों? वंदे भारत ट्रेन जिस क्षेत्र के निवासियों के लिए, यात्रियों के लिए है और बिल्कुल उनकी सुख सुविधाओं को देखते हुए, उनके जर्नी के टाइम को कम करते हुए एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने वाली यह ट्रेन है। निश्चित तौर पर इससे बिलासपुर से रायपुर, राजनांदगांव, गोंदिया, नागपुर की जो समय यात्रा थी वो कम हो जाएगी और आने वाले दिनों में, चूँकि कल की यदि बात करें तो कल यह एक तरह से स्पेशल रन था, उद्घाटित रन था, जिसको इनॉग्रल रन कहते हैं। तो कल स्पेशल रन था इसका, आज से इसका नियमित परिचालन शुरू हुआ है। बात दुर्ग की कर लेते हैं। दुर्ग के अमलेश्वर में एथेना वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और लल्लूराम.com के चेयरमैन नमित जैन शामिल हुए। इस समारोह में सभी क्लास के बच्चों ने देशभक्ति गीत पर डांस और स्वच्छता
स्वच्छ भारत अभियान पर नाटक जैसे कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति दी। जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल संजय कुमार शर्मा ने बताया कि वात्सल्य थीम के साथ अपना 5वां भव्य वार्षिक समारोह मनाया गया। 2016 में स्थापित एथोना स्कूल ने विकास और उपलब्धियों के 6 शानदार वर्षों की यात्रा की है। सत्र 2021-22 सुनहरा मौका था, जहां 12वीं कक्षा के पहले बैच ने IIT, NIT और मेडिकल में चयन दर्ज किया। हम समग्र विकास और सहभागी दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम जो है वात्सल्य 2022 है, जिसमें बच्चों को आत्मीयता का भाव सिखाया गया है और वात्सल्य प्रेम जो आज संसार में सबसे बड़ी चीज़ है। जैसा कि हम देखते हैं कि नकारात्मक शक्तियाँ, विध्वंसकारी जो शक्तियाँ हैं, किस प्रकार से समाज को नुकसान पहुँचा रही है। तो वात्सल्य प्रेम का संदेश है जो बच्चों को प्रेम का महत्व सिखाता है अपने माता पिता के प्रति और समाज के प्रति। ये अथेना वर्ल्ड स्कूल का ये 5वां एनुअल फंक्शन है। 2 साल कोरोना काल में एनुअल फंक्शन नहीं हो पाया था और उद्देश्य है बच्चों में सामूहिक विकास की भावना गढ़ना। और अथेना वर्ल्ड स्कूल की यही भावना रही है कि यहाँ से निकल के देश का नाम रोशन करे, विश्व में अपनी ख्याति फैलाएं। और ये जो एनुअल फंक्शन होता है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बच्चों में एक आत्मविश्वास पैदा करता है। डांस, नृत्य बच्चों को मानसिक रूप से भी तैयार करता है, शारीरिक रूप से तो तैयार करता ही और मानसिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग करता है, जो आगे चल के भविष्य में देश हित में और विश्व हित में काम कर सके। खबर सूरजपुर से है, जहां पिछले 1 सप्ताह से अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर है और इसी कड़ी में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सैकड़ों की संख्या में रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। बता दें कि कांग्रेस सरकार की ओर से जन घोषणा पत्र में जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए वादा किया गया था, उसी को लेकर पिछले 1 सप्ताह से सूरजपुर के रंगमंच मैदान में सरकार को जगाने के लिए और अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लगातार हम लोग 14 दिसंबर से अभी 20 तारीख तक 7 दिन का यहाँ धरना दे रहे हैं जी। और हम सरकार से हमेशा एक ही मांग कर रहे हैं, या तो हमें नियमित करे या फिर कलेक्टर दर में दे, क्योंकि अभी वर्तमान सत्ता शासन में जो सरकारें हैं, वह सत्ता शासन में आने से पहले चुनावी जन घोषणा में साफ शब्दों में लिखा था कि हमारी सत्ता शासन जब आएगी, हम आपको नियमित नहीं करेंगे तो कलेक्टर दर में आपको जरूर देंगे। बस्तर संभाग के नक्सल प्रभावित इलाकों में खुलने वाले पुलिस कैंप का विरोध लगातार जारी है। नारायणपुर के ढोंडर रिबेड़ा में खुले नए पुलिस कैंप का विरोध महिलाएं कर रही हैं। पुलिस जवानों से भिड़ गई। वहीं बीजापुर के पुसनार में भी CRPF के नए कैंप का विरोध भी ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कैंप खुलने के बाद उनके साथ मारपीट की गई। आपको बता दें कि गंगालूर से बेलाडीला के बीच सड़क निर्माण का काम चल रहा है और जिसके लिए सुरक्षा बलों ने ये कैंप लगाया था। लगातार आए दिन इस तरीके के विरोध होते हैं और पुलिस के ऊपर मारपीट करने का आरोप भी लगाया जाता है। इसी क्रम में बीते दिनों बीजापुर एरिया में एक कैंप खुलने के विरोध में कुछ ग्रामीणों के साथ पुलिस से मारपीट करने की जो बात निकलकर सामने आई है। बस्तर जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस संबंध में बातचीत करते हैं कि सर किस तरीके से चुनौतीपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि लगातार विरोध हो रहा है, कैंप नए नए खुल रहे हैं, उसमें कुछ आरोप भी लगे हैं कि पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई है। बस्तर संभाग के अंतर्गत विशेष तौर पर दक्षिण बस्तर इलाके में नक्सलवाद जो पनपने का मुख्य कारण थे, इन इलाके में काफ़ी सिक्योरिटी वैकम थे। कई स्क्वायर किलोमीटर इलाका में ना कोई पुलिस थाना थे, कोई कैंप्स थे या प्रशासन का इतना मजबूत उपस्थिति नहीं थे। इस विषय को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा एक कार्य योजना बनाई गया। प्रत्येक हमारा सुरक्षा कैंप ना सिर्फ नक्सलवादी अभियान के लिए, साथ साथ विकास कार्यों को भी गति प्रदान करने के लिए कार्य करने के उद्देश्य से ये कैंप स्थापित की जा रही है और ये मॉडल काफ़ी कारगर स्थापित हुआ। विगत वर्षों में जितना भी कैंप पूर्व में स्थापित किए गए थे, सभी कैंप आज के डेट में
जनता के लिए एक सुविधा केंद्र के रूप में काम कर रहा है और जैसे मेडिकल सुविधा से लेकर अन्य जो मूलभूत सुविधा से जनता को लाभान्वित की जा रही है, ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल स्थापित हुआ। बिल्कुल, देखिए भरोसा में लेना जो है बस्तर राज्य का कहना है कि उन्हें भरोसा में ले लिया जाएगा और वहाँ पर कैंप जरूर खुलेगा क्योंकि विकास पहुँचेगा। कैंप अगर वहाँ पर स्थापित होगा तो नक्सलियों का जो एरिया है वो सिमट जाएगा। और बिल्कुल यही वजह है कि जो पुलिस लगातार यही बोलती है कि नक्सलियों के दबाव की वजह से है जो ग्रामीण कैंप के विरोध करते हैं। और जिस तरीके से आरोप लगे हैं कि पुलिस के द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट की गई है और कई चोट भी लगे हैं, लेकिन बस्तर राज्य का साफ तौर पे इसे इनकार कर दिए हैं कि इस तरीके से कोई भी वहाँ पर मारपीट वाली स्थिति नहीं हुई है। कुछ ग्रामीण जो है वो पहाड़ी एरिया में भी चले गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है, लेकिन जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वाकई सच्चाई क्या है। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24। खबर महासमुंद से है, जहां बता दें कि महासमुंद धान खरीदी में सबसे आगे रहा है और इस साल जिले को 8,24,900 मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य मिला है। 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने से अब तक 1,11,009 किसानों ने 164 धान उपार्जन केंद्र पर कुल 5,10,950 मीट्रिक टन धान बेचा है और अभी भी 30 दिन की धान खरीदी बची हुई है। जिले में कुल 1,58,000 जो किसान पंजीकृत थे, जिसमें से 1,11,000 किसान अब तक के धान बेच चुके हैं। पंजीकृत किसानों की संख्या के आधार पर देखें तो जिले में 72% किसान अब तक के धान बेच चुके हैं। जिले में आज दिवस तक देखें तो 5,10,000 मैट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जिसमें 90% धान का डीओ जारी हो चुका है और साथ ही इसमें परिधान भी बहुत अच्छी स्थिति में है। लगभग 75% धान का परिधान समिति से सीधे मिलरों को किया जा चुका है। जहां तक कि धान खरीदी की प्रक्रिया के संबंध में है तो बहुत ही सुचारू रूप से शांतिपूर्वक संचालित हो रही है। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोरबा की। कोरबा में रेत माफिया के कारण घाट पर मौजूद लोगों की कब्रें गायब होने लगी है। वहीं लोगों के परिजनों का कब्र गायब होने की शिकायत पर कार्रवाई नहीं होने से लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। बंद रेत घाट से रोजाना रेत की चोरी की जा रही है। मामले को लेकर वार्ड पार्षद का ये कहना है कि रेत माफिया के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो कोतवाली थाना का घेराव किया जाएगा। परिजनों का ये कहना है कि हर साल समाधि पर पूजा पाठ की जाती है, मगर कब्र गायब होने से पूजा पाठ को लेकर समस्या हो रही है। लोगों ने कोतवाली थाने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई की जाए। उसके बाद रेत घाट बंद होने के बाद भी लोग चोरी करते थे रात भर। हमने कई बार बोला भी कि क्या कर रहे बोल के, तो बोलता है कि सब शासन प्रशासन का हमारा सब सपोर्ट है। कई नरकंकाल भी मिले होंगे। नरकंकाल तो अभी अपन देखे नहीं है। अब जाहिर सी बात है, समाधि गायब मतलब नरकंकाल मिले ही होंगे, बाकी वो क्या किए होंगे उसको जानेंगे। अपने पिताजी की जो समाधि गायब हो, शिकायत करेंगे? शिकायत बिल्कुल करेंगे। ये विषय में कई बार मौखिक रूप से, लिखित रूप से हर विभाग, जिम्मेदार विभाग ला हम शिकायत करे हैं। ओकर बाद भी ओमन कुछ कार्रवाई नहीं करत है। ओमन के पूरा मिली भगत है, मतलब हफ्ता पटाए जाते ट्रैक्टर वाला मन के माध्यम से, और यही पैसा से वो अधिकारी जो जिम्मेदारी है ना, ओकर डौकी लई का खर्चा चलत है, ओकरे ले बंद नहीं कराते। अभी का चाहता अपन किस तरह से एला अभी बंद करे, अन्यथा हमन अभी घेराव करबो जबरदस्त, देकर पूरा जिम्मेदारी कोरबा कोतवाली के होई। शिकायत प्राप्त होने पर मौका मुआयना किया गया है और इसमें आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जा रहा है। कुछ ऐसा नाम पता चले हैं सर जी? कुछ नाम सामने आए हैं, नामजद सहित अन्य पे कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।